कल क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्धगोली खोखले अर्धगोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। यदि कोई अर्धगोला हो और खोखला हो, उस पर आवेश वितरित हो, तो उसके कारण उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी वैल्यू आप क्या निकाले थे? E इक्वल टू सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आप पढ़े थे। ये किसके कारण है? अर्धगोले, खोखले अर्धगोले चालक के कारण, जिसपे आवेश समान रूप से वितरित हो, तो उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर ग्राफ के रूप में पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक्स के रूप में। जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़े बताओ? E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर पढ़े हो ना? तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू भी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन आर की वैल्यू क्या होगी? वो बदलती रहेगी, 1 अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी आर पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और दूरी घटेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। तो इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि इसके पहले सिंपल से ग्राफ बता चुके थे। लेकिन जो प्रश्न आए हुए हैं एग्जामों में, उसमें इस तरह का प्रश्न दिया है। देखो, दो प्रकार के आपके ग्राफ आपको आना चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ पे प्लस क्यू ले लिए और यहाँ पे क्या ले लिए? प्लस क्यू। ठीक है, ए प्लस क्यू हो गया, और ये हमको ग्राफ ड्रा करना है। क्या है? ग्राफ। यह आपका एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स, ये क्या हो गया? माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, वाई और माइनस वाई। यहाँ पे देखो, यह इसका मतलब है कि ई एक्स के साथ कैसे ग्राफ बनेगा। ई एक्स मतलब ये दूरी होगा, जो आर लिखे थे अभी, ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लेनी है? एक्स। तो देखो, दो प्लस चार्ज है, प्लस क्यू और प्लस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ई को। और यह क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्स को। समझ रहे हो ना? यह आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है, और यह दूरी को। दो आवेश हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो अब यहां पे एक चीज बताओ कि अगर ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर में अगर ग्राफ ड्रा करो, ये क्या होता है? ई, और ये क्या हो गया? दूरी आर। तो जब दूरी सबसे कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे, अब धीरे धीरे क्या होती है? ऐसे घटते चला जाता है और इनफाइनाइट पे जाके शून्य हो जाता है। इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। तो इस रूप में ग्राफ बनता है। इसमें अगर आप देखो तो आप देखोगे कि जब दो समान आवेश होते हैं और दोनों की प्रकृति एक होती है, तो दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। निकाले हो? अरे साम्य अवस्था में निकलवाए थे कि अगर दो समान आवेश हो और हम कहें कि इनमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां शून्य होगी? तो बीच में होगी। जबकि दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश लोगे तो बाहर शून्य होता है। बताए थे, भूल गए होगे तुम। अगर भूल गए हो तो फिर याद रखो कि दो समान आवेशों और दोनों की प्रकृति समान हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में शून्य होती है, बीच में शून्य होता है। इसका मतलब है कि अगर इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालो तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और फिर ऐसे घटते घटते आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य। यहां आने का मतलब शून्य। यहां आने का मतलब क्या हो गया? शून्य। अब यहाँ पे देखो, अब क्या होगा? यहाँ पे अब शून्य से क्या होगा? बढ़ेगा। इसके वजह से देखो, इसके वजह से भी यहाँ शून्य होगा, इसके वजह से भी शून्य होगा। तो इसके वजह से भी यहाँ पे शून्य से शुरू करोगे। क्या करोगे? शून्य से शुरू करोगे और ये कहां जाएगा? ऐसे इधर पे जाके कहीं अनंत पे जाके शून्य हो जाएगा। ये बोलो, एक ग्राफ समझ में आया? यहाँ पे शून्य हो गया, और यहाँ पे फिर ये इसके वजह से भी यहाँ शून्य है, और इसके वजह से, इन दोनों की वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? देखो, इसके वजह से यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ से घटते घटते यहाँ पे आ गया, और इसके वजह से भी देखो यहाँ मैक्सिमम में घटते घटते यहाँ के शून्य हो गया। तो एक ग्राफ देखो, इन दोनों समान आवेश के कारण जो ये ग्राफ ऐसे बना, कैसे बना ये समझ में आया? ठीक है, अच्छा। इसके वजह से देखो, इधर अगर बनाना हो, इसके वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगी,
ऐसे धीरे धीरे ले जाओगे तो ऐसे कहीं इनफाइनाइट पे जाके शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी देखो तो मैक्सिमम होगा, और यहां से क्या करोगे, ऐसे लाओगे, ऐसे जाके इनफाइनाइट पे हो जाएगा ना। अच्छा, इधर भी देखो, इसके वजह से अगर लोगे तो इधर भी आपके इनफाइनाइट पे जाके शून्य हो जाएगा, और इधर से भी क्या हो गया, शून्य हो जाए। देखो एक ग्राफ कोई जरूरी नहीं कि चारों उधर, कभी ये दे देता, एक दे देता, ये दे देता, चाहिए दे देगा, ये दे देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दो समान जब आवेश होंगे, दो समान आवेश होंगे, तो दोनों समान आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यक्ष दूरी में जो ग्राफ बनेगा इस रूप में बनेगा। नहीं समझ पाए? वो आएगा भी नहीं। ये दो आवेश है, गधे हैं सब, दिमाग ध्यान दो यहाँ पे। अभी बताया हो, ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि ई और आर, ये जब दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक होगी। धीरे धीरे जब दूरी बढ़ाओगे तो ये ऐसे बनेगा, ये जाके इनफाइनाइट में शून्य हो जा रहा है। जब बेस नहीं पता है तो क्या पता, बताओ ये होगा ना इस रूप में। तो मैं बताया हूं, यहाँ पे जब दो समान आवेश होंगे तो बीच में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है नहीं होती है। तो ये जब यहाँ पे मैक्सिमम है, जब यहाँ से दूरी धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे आके शून्य हो जा रहा है। बाकी इसके वजह से भी लोगे तो यहाँ पे तो शून्य ही है ना, लेकिन धीरे धीरे जब आओगे तो ये बढ़ रहा है नहीं, ये बढ़ गया। इसी तरीके से इसके कारण इधर कभी शून्य, मतलब बीच में कहीं नहीं शून्य होता है, कहाँ शून्य होता है, इनफाइनाइट पे। तो इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र यहाँ अधिक होगी, अधिकतम। धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, देखो दूरी के साथ ये घटते जाते इधर कहीं जाके इनफाइनाइट पे शून्य हो जाएगी। इसी तरीके से इसके वजह से भी, इसी वजह से, इसके वजह से भी, इसके वजह से, खाली बीच में जो तुम्हारा इस प्रकार का बनेगा ग्राफ, केवल मिड में इसलिए बनेगा क्योंकि दोनों आवेश के कारण या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता समान होगी और शून्य होगा। ये दोनों कब होगा, जब दोनों प्रकृति समान हो, दोनों आवेश का मान एक हो। अब प्रकृति दोनों का समान हो तो इस प्रकार के ग्राफ बनेंगे, लेकिन अगर असमान हो और प्रकृति भी असमान हो तब कैसे बनेगा, इसके बाद बताते हैं, पहले इसको बना लो। एक ग्राफ हो गया, ग्राफ ई एंड एक्स, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम कहते हैं +4q, क्या कहते हैं, +4q, और यहाँ क्या ले लिया जाए, -q। अब ग्राफ प्लॉट करनी हो तो क्या करोगे, ये ई हो गया, ये आपका एक्स हो गया। चलो ये y प्लस है, -y, ये +y, ठीक है। बताइए अब क्या करोगे, ग्राफ आपको प्लॉट करना है। देखो यहाँ पे ये +q है, ये भी -q, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जब आओगे, जब दूरी मान लो डिस्टेंस है x, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम होगी ना, धीरे धीरे कम तो होगा, कम तो होगा, लेकिन शून्य नहीं होगा, लेकिन शून्य शून्य नहीं होगा, बोलो शून्य। फिर यहां से बढ़ते बढ़ते इसके वजह से भी यहाँ मैक्सिमम, देखो इन दोनों की वजह से एक ग्राफ बनेगा, इसके बीच में ग्राफ इस रूप में बनेगा। क्यों बनेगा इस रूप में, क्योंकि शून्य नहीं होगा, इसके बीच में घटेगा लेकिन फिर बढ़ना शून्य कहाँ होगा, देखो यहाँ पे जो सबसे कम चार्ज होती है उसकी तरफ होता है शून्य। तो यहां से अगर ग्राफ ड्रा करो तो इसके वजह से ये मैक्सिमम होगी, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य। लेकिन शून्य के बाद फिर जब इधर बढ़ोगे तो बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा, फिर इनफाइनाइट पे आके इधर शून्य हो जाएगा। नहीं समझे, देखो यहां से शून्य अधिकतम, यहाँ आओगे शून्य होगा। अब फिर अच्छा बताओ, इसके ऊपर फिर बढ़ता जाएगा ना, फिर बढ़ेगा तो फिर इधर इनफाइनाइट में आके शून्य हो जाएगा। ऐसे इधर ये तो मान लो इसका कोई मतलब है, क्योंकि इधर तो शून्य होगा नहीं, इनफाइनाइट पे होगा। किधर होगा, यहां से लाके आप इधर ऐसे बना दो, इनफाइनाइट पे शून्य हो गया, बस बस हो गया, बस एक ग्राफ बन गया। देखो जब जब भी +q -q होगा तो बीच में कभी शून्य इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। कितना मजा। वैद्युत द्विध्रुव, क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल,
देखो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, देखो जब दो समान आवेश, दो समान परंतु विपरीत आवेश, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी, वो दूरी कितनी है 2l पे स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे क्यों होता है 2l, ऐसे समझो, जैसे मान लो हम यहाँ लिख दें NaCl, क्या लिख दिए, देखो इस पे प्लस चार्ज, इस पे लगभग हर मालिक्यूल्स, हर अणु में आपके डाइपोल्स होते हैं। जैसे हर पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु परमाणु से अणु बनते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स में देखो प्लस और माइनस होते हैं उसमें डाइपोल होता ही होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता ही है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे लिख दें H2O, O पे देखो दो माइनस और H क्या हो गया, H पे प्लस होंगे ना, एक H और एक H, तो देखो ये दोनों मिलके क्या बन गए, एक डाइपोल, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, एक डाइपोल। तो एक तरह से अगर देखो तो हर मॉलिक्यूल्स में यानी हर अणु में कहीं न कहीं डाइपोल होते ही हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर Na है, Na पे प्लस चार्ज है, इसकी मान लो त्रिज्या आपकी क्या है R है, और ये Cl है, इसकी त्रिज्या कितनी है R है, तो ये दोनों आपस में जब कंबाइन कर जाएंगे तो मिल जाएंगे, इन दोनों बीच का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगा ना, इसीलिए इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना लिया जाता है 2l, बहुत छोटा है। दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी, वो दूरी कितनी है 2l, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी एक आवेश का मान ले लो इंटू 2l, या P इक्वल टू क्या लिखोगे Q इंटू 2l, ये भी आपका वेक्टर ही होता है, क्या होता है वेक्टर ही होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2l। इसकी दिशा क्या होती है बताओ, दिशा जो होता है वो ऋण आवेश से किधर होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, धन आवेश की तरफ होती है, धन आवेश की तरफ होती है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, जबकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, ठीक है। P इक्वल टू Q इंटू 2l, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखो आप, क्वेश्चन उदाहरण देखिए, उदाहरण अगर मान लो यहां पर हमने क्या ले लिया -2q, इसका डिस्टेंस मान लो कितना ले लिए d, यहां क्या रख दिए +q, ये भी डिस्टेंस कितना है d, और यहां क्या रख दिए, इसके वैद्युत द्विध्रुव बताओ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। तो एक पहली बात तो ध्यान दो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तभी होगा जब दोनों आवेश का मान समान हो। तो यहाँ पे देखिए -2q है +q है, माइनस और +2 है, लेकिन द्विध्रुव नहीं हो रहा है, तो इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो -q, और यहाँ पे भी क्या लिख दो -2q, और ये क्या हो गया +q, बीच का डिस्टेंस d, और ये भी क्या हो गया +q, बीच का डिस्टेंस। अच्छा बताओ अब ये दोनों क्या बन गया, एक डाइपोल, इसकी दिशा किधर होगी प्लस से, इसका माइनस से, अरे भाई ये भी माइनस से प्लस की तरफ, ये भी माइनस से, इसको आप ले लो P1, इसको ले लो, तो P1 इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ Q इंटू डी, 2l की वैल्यू कितना है, अरे 2l क्या है, दोनों आवेश बीच की दूरी है, तो इसका दूरी कितनी है d, अब P2 इक्वल टू क्या बताओ Q इंटू डी, ये भी होगी। तो अब बताओ जब एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट क्या होगी यही तो होगा, नहीं समझ पाए, अरे भाई देखो एक आपका P1 P2 इधर है और दूसरा P1A है, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा विकर्णित होता है, तो उसको कैसे निकालते हो बताओ, P इक्वल टू क्या लिखोगे √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 2P1 P2 cos थीटा नहीं 90 अंश, 90 अंश मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का
तो P इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? P इक्वल टू लिखोगे अंडर रूट क्यू डी का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर हो जाएगा ना, अब प्लस 2 QD का स्क्वायर इंटू cos 90 तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस लिखोगे, यहाँ पे तो cos 90 अंश लिखोगे, इन दोनों बीच की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे P इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो। अरे QD 2 हो गया, 2QD स्क्वायर हो जाएगा, और QD का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? QD केवल बचेगा, और क्या बचेगा? √2। तो क्या हो गया? √2 इंटू QD, यही क्या निकल गया आंसर? नहीं समझे? तुम समझे है, सब नहीं समझे ना? नहीं पूछो इससे, सही है ना जी? समझ गए? क्या समझे तुम बता देना हमको। नहीं गलत बात है, समझिए। नहीं समझ पा रहे तो बताओ। देखो यहाँ पे हमेशा वैद्युत द्विध्रुव तब बनेगा जब दोनों आवेश का मान समान परंतु विपरीत होते। देखो यहाँ पे माइनस क्यू होते, यहाँ पे भी प्लस क्यू होना। अगर यहाँ -2 क्यू होता है, प्लस क्यू होता तो नहीं बनता। आवेश दोनों क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या लिखे थे? -2 क्यू, और यहाँ पे क्या है? ये बनेगा। इसलिए क्या करो, एक माइनस क्यू यहाँ रख लो, एक माइनस क्यू यहाँ रख लो, दोनों को दो पार्ट में तोड़ दो। इस माइनस क्यू के साथ ए प्लस क्यू एक डाइपोल बन गया, और इस माइनस क्यू के साथ ए प्लस क्यू एक डाइपोल बन गया। तो इसका जब निकालोगे तो माइनस क्यू से देखो डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ, मानी माइनस से प्लस की तरफ। ये P1 हो गया, P1 की वैल्यू Q इंटू डी 2L, 2L मतलब बीच का डिस्टेंस D, तो क्या हो गया? दूसरा इसका जब लोगे तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? P2 इक्वल टू Q इंटू डी, P2 इक्वल टू QD। अब ये देखो, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर है। तो हमेशा कुल वैल्यू निकालने के लिए रिजल्टेंट क्या होते हैं? जहां दोनों मिलता है उसी से एक विकर्ण हम ड्रा करते हैं, जो आप 11th में पढ़े हो वेक्टर मेथड जोड़कर। तो इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है? ए की जगह P1, बी की जगह P2, क्या लिखोगे? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2P1 cos 90 अंश, cos 90 अंश का मान 0। तो यह पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। क्या बचा? केवल P1 स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे लिखा हो देखो, P1 की वैल्यू QD का होल स्क्वायर प्लस QD का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है तो इसलिए 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2 QD का होल स्क्वायर, तो QD का होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो QD बचेगा, और √2 वहां बच जाएगा। यही आपका, बोलो समझ में आया? तो पहले इसका परिभाषा लिखिए। दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसमें से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। नोट हो गया? बहुत सही, गुड। लिखिए आप, ऐसे ही चिल्लाना चाहिए याद करके। लिखो, दो समान परंतु विपरीत आवेश, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, बहुत अल्प दूरी पर, चाहे कम लिख लो चाहे अल्प लिख लो, बहुत एक दूसरे से अल्प दूरी पर। अल्प दूरी कितना होते हैं? 2L, ब्रैकेट में लिख लो 2L, अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस फिगर को बनाओ पहले, केवल फिगर अब बनाओगे और कुछ नहीं। हो गया? अब नीचे लिखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हेडिंग। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पीछे तक सुनाई दे रहा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
किसी एक आवेश का परिमाण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी एक आवेश का परिमाण एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। अर्थात अब लिख लो आप इसको, हो गया था तुम लोग का जी बालकों, समझ पाए हो? पक्का लगा दोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट उदाहरण देखिए आप, इसको बताइए क्या निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दूरी मान लो कितना है, सबकी साइड ए, यहाँ पे चार्ज कितनी है प्लस क्यू, यहाँ पे भी कितनी है प्लस क्यू, यहाँ मान लो -2q। परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। परिणामी वैद्युत द्विध्रुव का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए, तथा दिशा ज्ञात कीजिए, दिशा ज्ञात कीजिए। तो पहले आप परिणामी मान निकालो, कैसे निकालोगे? इसको कर देंगे दो बनेगा। हाँ ठीक है, देखो अगर इसको आप इसको चाव बनाना तो क्या बना दोगे? बता, a -q और -q, और ये क्या हो गया +q, और ये भी क्या हो गया +q। डिस्टेंस कितना है a डिस्टेंस हो गया a। तो अगर आप एक चीज देखो तो एक a दोनों मिलके एक डाइपोल बन गया, और a दोनों मिलके एक डाइपोल बन गया। -q से जब इसके वजह से P1 लोगे, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माने माइनस से प्लस की तरफ। इसके वजह से लोगे तो इसकी दिशा किधर होगी, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा क्या हो गया P1, और ये क्या हो गया P2। इनके बीच का एंगल कितना बना, क्योंकि क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल कितना है, तो ये भी कितना हो गया 60 अंश। इसका परिणामी क्या होगी, यही होगी डायगोनल। तो इसकी वैल्यू जब लिखोगे क्या लिखोगे, P = √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 से, यानी इसका मतलब P = जब रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? अरे इसकी वैल्यू क्या होगी QA, क्या लिखोगे, समझ रहे हो कैसे हुआ? इसकी भी वैल्यू क्या होगी Q, तो यहाँ पे क्या लिखोगे QA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी क्या हो गया QA का स्क्वायर, क्योंकि QA इंटू QA दो बार होगा ना, P1 की वैल्यू भी QA होगा और इसका भी वैल्यू भी QA होगा, तो QA का होल स्क्वायर, और लिखोगे cos 60 की वैल्यू 1/2, और 2 है तो 2 से 2, तो क्या बचा, वही बचा ना, बोलो नहीं समझे?
प्लस 1 बाई सॉरी 2, लेकिन क्यों कहाँ से? एक क्यू कहां से रखे हैं? अच्छा चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्यू ए स्क्वायर। अरे क्यू ए की वैल्यू में P1 की वैल्यू क्या निकालोगे इसका बताओ? P की वैल्यू क्या पढ़े हो? P इक्वल टू पढ़े हो ना, कोई एक आवेश और बीच का डिस्टेंस 2l, तो यहाँ पे बताओ इन दोनों में से आवेश क्यू लोगे, इंटू 2l की वैल्यू कितनी है? तो P1 की जगह वही तो रखा हूं क्यू ए स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस P2 की वैल्यू क्या रख दी है क्यू ए का होल स्क्वायर, प्लस P1 की वैल्यू भी क्यू ए लोगे और P2 की वैल्यू भी क्यू ए लोगे तो क्यू ए स्क्वायर हो गया, इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 और 2 ऑलरेडी है 2 से 2, तो देखो 1 2 तीनों एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3q ए का स्क्वायर या P नेट इक्वल टू क्या आ गया बताओ? क्यू ए रूट से बाहर हो जाएगा और √3, यही आपका क्या होगा? 2 कहाँ लोगे जी? √3 होगा ना, 3 बार है ना ये, इसके पहले वाले में 2 था इसलिए √2 लिए थे, इसमें 3 बार है एक ही जैसा, तो √3 है, P नेट निकल गया क्यू ए √3। ठीक है, ये पहले आप समझ गए ना ये। चलो P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, ठीक है। अब यह कौन सा राशि सदिश बता दिया और दिशा क्या होगी। अब देखिए आप इसका मात्रक, मात्रक क्या होगी बताओ? कूलाम मीटर, क्या होगा? कूलाम मीटर। बीमी सूत्र क्या होगा इसका? बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? Q का AT और मीटर का L, ATL। गुड, लिखिए। बोलने से क्या होता है? सब होता है, इसलिए बोलिए तब याद होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या देखना है नेक्स्ट? हो गया। ये हो गया ना, बताओ वैद्युत द्विध्रुव निकाल लोगे, इस तरह का कहीं फिगर दिया रहा है तो, यानी वैद्युत द्विध्रुव हमेशा 2 आवेश होंगे और लेकिन दोनों समान होना चाहिए, दिशा विपरीत होना चाहिए, ठीक है। तो आप अलग अलग करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इसके 3 कंडीशन में पढ़ना है आपको। किस कंडीशन में? एक अच्छी स्थिति में यानी उसके अक्ष में, दूसरा माइनस से प्लस की तरफ जो दिशा जा रहा है उसके अक्ष में निकालना, दूसरा उसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत, ठीक है, उसके लंबवत या उसी कहते हैं निरक्षी स्थिति, क्या कहते हैं। और दूसरा ऐसा है कि जो किसी भी स्थिति में हो, कोई जरूरी नहीं है कि लंबवत ही हो और अक्ष में ही हो, वो किसी पॉइंट में भी पूछ सकता है, किसी बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पूछ सकता है। तो 3 स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बनाओ? वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q, ये क्या बन गया? एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, बीच का डिस्टेंस 2l। तब इसके 3 कंडीशन है, देखो दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस, ए अक्ष में हो गया, इसको क्या कहोगे? अच्छी स्थिति। क्या कहोगे? अच्छी स्थिति, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। दूसरा इसकी लंबवत, इसको कहोगे निरक्षी स्थिति। क्या कहोगे? निरक्षी स्थिति में निकालना है, निरक्षी स्थिति में, या इसी को लंबवत भी कहते हैं कि इसके वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत। और तीसरा किसी भी स्थिति में, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं भी निकालो, किसी भी स्थिति में। तीसरा माना किसी भी स्थिति में, यानी फर्स्ट अच्छी स्थिति, दूसरा निरक्षी स्थिति और तीसरा किसी भी स्थिति में। 3 स्थिति में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, समझे? ये अक्ष में, ठीक है। ये 3 स्थिति में आपको पढ़ना है। समय क्या हो रहा है देखो तो, ठीक है, रहने देते हैं, कल इसको इन तीनों को कल हम कंप्लीट कर देंगे।